सॉरी बच्चे, वो थोड़ा सा नेट का इशू आ गया था। आवाज आ रही है क्लियर मेरी? यस मैम। चलिए यस मैम। स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मुझे बताएं कि मैनेजमेंट को कल हमने डिस्कस किया था, क्या होती है मैनेजमेंट? मैम मैनेजमेंट तो सीरीज ऑफ स्टेप्स है ना, जिसमें हम चीजों को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली डन करते हैं। जी बिल्कुल, हमने कहा डिफरेंट स्टेप्स है, बेसिकली प्रोसेस होता है सारा, जिसके थ्रू हम अपने डिफरेंट रिसोर्स को इफेक्टिवली मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छा, क्यों मैनेज कर रहे होते हैं? बेसिकली हमें मैनेजमेंट करने का पर्पस क्या होता है? हमने चीजों को क्यों बेटरली मैनेज करना होता है? एनीवन, हम क्यों चीजों को बेसिकली मैनेज कर रहे होते हैं? हमें मैनेजमेंट इतनी जरूरी क्यों होती है? हम क्यों डिफरेंट रिसोर्सेज को इकट्ठे कर रहे हैं, उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं? किस वजह से? रीजन क्या है हमारी? मैम अगर मैनेजमेंट ही नहीं होगी तो एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह रन करेगी? सॉरी बच्चे, आपकी आवाज नहीं सही क्लियर आई, क्या कह रहे थे आप? अगर मैनेजमेंट ही नहीं होगी किसी ऑर्गेनाइजेशन की तो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह चलेगी? ऑब्वियसली पहली बात तो ये हमने कहा, ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकेगी। हर कोई अपना अपना अलग अलग सेपरेटली काम कर रहे होगा, कोई पता नहीं होगा क्या क्या परफॉर्म क्या हो रहा है बेसिकली एक्चुअल में। दूसरी बात ये है कि हमने कहा मैनेजमेंट बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। गोल्स को अचीव करने के लिए जरूरी है ना कि पहले प्रॉपर प्लानिंग की जाए, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाए, लोगों को हायर किया जाए, फिर आप उनको लीड करे और बेसिकली उन पर कंट्रोल भी रख ले हो। तो हमने कहा ये सारी चीजें मैनेजमेंट बेसिकली इसलिए जरूरी होती है ताकि अपने गोल्स को अचीव कर सके। मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली हमने कहा ये प्रोसेस है जिसके थ्रू आप डिफरेंट रिसोर्स को कलेक्ट करते हो, उनके साथ मिलके काम करते हो ताकि अपने गोल्स को अचीव कर सके। अब डिफरेंट रिसोर्सेज किस तरह के थे हमने कल भी डिस्कस किए थे, वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। आपके फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, जिससे हमने कहा हमारे पास लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ये मशीनरी वगैरह हो गया, ये सारे हमारे फिजिकल रिसोर्सेज है। हमने कहा सिर्फ इसके अलावा हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स भी हो सकते हैं, मनी हो गया, हमने कहा ये हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है। इसके अलावा हमारे पास इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज भी होता है। फिर इसके अलावा हमने कहा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने कहा जिसके बगैर आप काम ही परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर लोग ही नहीं होंगे तो काम कैसे करोगे? या हमने कहा अगर लोग वो रखे हुए हैं जिन्हें काम ही नहीं आता तो फिर भी ऑब्वियसली आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये इन तमाम रिसोर्सेज के साथ मिलके काम किया जाता है ताकि बेसिक पर्पस क्या होता है, अपना गोल्स अचीव करना। अच्छा, अब जो हमने कहा जो शख्स मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहा है या मैनेजमेंट के फंक्शन के साथ डील कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? जो शख्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके मैनेजर कहते तमाम हैं। फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, प्लानिंग भी कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग भी कर रहा है, हमने कहा लीड भी कर रहा है और बाद में कंट्रोल भी कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? मैनेजर कहते हैं। मैनेजर्स। हमने कहा उन्हें क्या कहते हैं? मैनेजर्स। अच्छा, जरूरी नहीं है कि उनके लिए मैनेजर का ही वर्ड यूज किया जाए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए डिफरेंट वर्ड यूज करती हैं। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां पे मैनेजर को एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। आपके कॉलेज में जो मैनेजर्स हैं उनको क्या कहते हैं भला? जो चीजों को मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं सब काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, उन्हें क्या कहते हो? आपके कॉलेज में मैनेजर की क्या पोस्ट है बेसिकली? प्रिंसिपल। क्या कर रहे हैं? वो मैनेज नहीं कर रहे, सारी चीजों को देख रहे हैं कि काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। उन्होंने स्टाफ भी रखा हुआ है, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं, आप एज अ स्टूडेंट भी उनके पास हो, आप भी उनका रिसोर्स हो एक तरह से। लेकिन तमाम चीजों को वो इफेक्टिवली देख भी रहे हैं और मैनेज भी कर रहे हैं। जब हम मैनेजर की बात करते हैं, हमने कहा जब मैनेजर ने जिनकी चीजें प्रॉपरली मैनेज करनी होती है तो उनमें दो क्वालिटीज होनी चाहिए बेसिकली। उनको चीजों को इफेक्टिवली भी मैनेज करना चाहिए और एफिशिएंटली भी मैनेज करना चाहिए। पहले वर्ड सुना हुआ है इफेक्टिव या एफिशिएंट? बीबीए वालों ने तो ऑब्वियसली सुना हुआ है। नहीं सुना हुआ है। जी बच्चे बताएं, इफेक्टिव क्या होता है और एफिशिएंट, दोनों में डिफरेंस क्या है एग्जांपल के साथ? कोई भी? जी अमन बच्चे आप बताएं। वजीहा, इफेक्टिव क्या होता है और एफिशिएंट? मैम इफेक्टिवनेस में हम
चीजों को सही तरीके से करते हैं, जैसे चीजों को सही तरीके से करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। और एफिशिएंसी में और एफिशिएंट एफिशिएंसी में भी ठीक तरीके से यूज करते हैं, लेकिन इसमें जो है मनी यूज होती है और इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, पीपल रिसोर्सेज वगैरह यूज होते एफिशिएंट में इसका नाम है कम वक्त में ज्यादा काम करते हैं। अच्छा, और कोई बच्चा एग्जांपल के साथ? जी मुझे बीएस वालों ने नहीं सुना हुआ ये दो वर्ड, एफिशिएंट और इफेक्टिव? इफेक्टिव बेसिकली ये होता है कि आपने वो काम करना जो आप डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर सको। सपोज हम कहते हैं कि आपका पेपर है फिजिक्स का, तो आप किसकी प्रिपरेशन करोगे, तैयारी किस पेपर की करोगे? हैं। ऑब्वियस है ना कि फिजिक्स की तैयारी करोगे, दैट मीन कि आप इफेक्टिव हो। एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि कम टाइम में कम वेस्टेज में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ऑब्टेन करना। आपका सुबह फिजिक्स का पेपर है, आपके पास कोर्स पढ़ने के लिए हमने कहा सिर्फ 2 घंटे हैं। अब आपने दो घंटों में ही फिजिक्स की तैयारी करनी है। अगर आपने कहा जी मैं फिजिक्स की तैयारी तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये है कि मुझे उसके लिए 6 घंटे लगेंगे, इसका मतलब है आप इफेक्टिव तो हो, यानी आप तैयारी तो कर लोगे लेकिन एफिशिएंट नहीं हो, क्योंकि अब आपके पास रिक्वायर्ड टाइम तो 2 घंटे था कि उसके अंदर ही आपने तैयारी करनी है। अब आप इफेक्टिव हो लेकिन एफिशिएंट नहीं हो, अब आप टाइम ज्यादा लगा रहे हो। ठीक है, अब इसका मतलब है कि इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों बनना पड़ता है मैनेजर को। इफेक्टिव का मतलब ये है कि वो काम करे जिससे उसके गोल्स अचीव हो जाए, यानी डूइंग द राइट थिंग, राइट, जो सही काम है वही परफॉर्म करना। एफिशिएंट का मतलब है सही काम तो आपने करना ही करना है, लेकिन आपके जो रिसोर्स है वो कम से कम वेस्ट हो, आपका टाइम कम से कम लगे। ठीक है, आपका जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, मनी, वो कम से कम वेस्ट होनी चाहिए। आप लोगों को, चीजों को प्रॉपरली इस तरह मैनेज करो कि कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट अटेन कर लो। ठीक है, बेसिकली हम कहते हैं कि मैनेजर को ये दोनों होना चाहिए, उसे इफेक्टिव भी होना चाहिए, उसे एफिशिएंट भी होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई मैनेजर इफेक्टिव तो हो लेकिन एफिशिएंट ना हो, इसका मतलब है कि वो रिजल्ट ऑब्टेन कर लेगा लेकिन हमने कहा कि वो रिसोर्स ज्यादा लगा देगा, जो फिर भी एक तरह से कंपनी के लिए कॉस्ट ही है ना, जो पैसे ही पड़ रहे हैं कि ये काम तो सही कर लिया लेकिन टाइम बड़ा लगा रहा है। तो हमने कहा कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो पूरी तौर पे लेने होते हैं। हमने कहा मैनेजर डिसीजन तो बड़े अच्छे लेता है, लेकिन जी एक डिसीजन लेने में वो 2-2 दिन लगा देता है। डिसीजन उसका अच्छा होता है, लेकिन हमने कहा कि बाद डिसीजन जिन्हें पूरी होता है कि इस पे भी पूरी फैसला हो जाए, हमने कहा उसके लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मैनेजर्स को ये दोनों होने चाहिए, उसमें उसे इफेक्टिव भी होना चाहिए, उसे एफिशिएंट भी होना चाहिए। अब हमने कहा इसके कुछ मैनेजर्स क्या करते हैं कि वो एक क्राइटेरिया पे फोकस कर लेते हैं, वो या तो एफिशिएंट बनने की कोशिश करते हैं या इफेक्टिव बनने की कोशिश करते हैं, और एट द एंड हमने कहा कि कुछ भी अचीव नहीं हो पाता। तो मैनेजर को दोनों बेस को, दोनों लाइन को लेकर चलना है, उन्हें एफिशिएंट भी रहना है और उन्हें इफेक्टिवली भी चीजों को मैनेज करना होता है, यानी उन्हें रिसोर्स भी कम से कम वेस्ट करने हैं और उन्हें जो उनके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उनको भी अचीव करने की कोशिश करनी है। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? जी मिस क्लियर है। नो। क्लियर है बच्चे? कोई मसला नहीं है? नहीं मिस कोई मसला नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अब मैनेजमेंट। हमने कहा मैनेजर्स, हम ये तो कह रहे हैं कि मैनेजर्स को इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। अब कैसे मैनेजर इफेक्टिव या एफिशिएंट बने, हमने के लिए इसके लिए हम कहते हैं कि डिफरेंट एक्टिविटीज है। अगर मैनेजर उन एक्टिविटीज को प्रॉपरली मैनेज कर लेगा, प्रॉपरली कंडक्ट कर लेगा, तो हमने कहा वो इफेक्टिव भी बन सकता है और एफिशिएंट भी बन सकता है। उन एक्टिविटीज को हम कहते हैं कि बेसिकली ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। ये हम कहते हैं कि ये मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू मैनेजर्स इफेक्टिव भी बन सकते हैं और एफिशिएंट भी बन सकते हैं। इनको हमने कल भी डिस्कस किया था, आज थोड़ी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसे हम मैनेजमेंट फंक्शंस कहते हैं। बेसिकली 4 फंक्शंस होते हैं। एक हम प्लानिंग कहते हैं, सेकंड वन इज लीडिंग, सॉरी ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वन इज लीडिंग एंड फोर्थ वन इज कंट्रोलिंग। हमने कहा ये मैनेजमेंट के फंक्शंस है, जो मैनेजर अगर प्रॉपरली इन पे काम करेगा तो हमने कहा वो इफेक्टिव भी बन सकता है और एफिशिएंट भी बन सकता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लानिंग को। प्लानिंग क्या होता है, हमने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। कोई बताएगा कि प्लान्स में हम क्या कर रहे होते हैं बेसिकली?
मैम कोई भी मतलब प्लानिंग, अगर कोई चीज करने से पहले हम लोग उसकी गोल्स जैसे सोच लेते हैं कि ये काम इस तरह करेंगे, इस टाइम करेंगे, ये चीजें इसमें इस्तेमाल हो। वेरी गुड। यानी हम काम करने से पहले ही एक तो उसके अपने गोल्स का आइडिया लगा लें कि हम एक्चुअल में अचीव क्या करना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये हम ये डिसाइड कर लें जी हम काम करेंगे कैसे। सपोज आपने कहा जी इस दफा मैंने तो बड़ा अच्छा पढ़ना है, मुझे अपना सीजीपीए ना बड़ा ज्यादा इंक्रीज करना है। आपने कहा जी इस दफा मेरा सीजीपीए आना चाहिए 3.9 4 में से। हमने कहा जी ये आप आपका क्या बन गया, हमने कहा गोल्स बना लिया, अपने ऑब्जेक्टिव बना लिया जी इस दफा मेरा सीजीपीए इतना आना चाहिए। अब इस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या चाहिए, कैसे जी कैसे इसको अचीव कैसे होगा जी। गोल तो बड़ा अच्छा बन गया, ये अब आएगा कैसे सीजीपीए पे। इसका मतलब है मुझे पढ़ना पड़ेगा। कितनी देर पढ़ना पड़ेगा दिन में। हमने कहा सपोज ही मुझे 3 घंटे तो दिन में लाजमी पढ़ना पड़ेगा। अब क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या मैं सिर्फ वही पढ़ूंगा जो टीचर ने मुझे लेक्चर्स के दौरान पढ़ाया था, या मैं एक्स्ट्रा बुक भी कंसल्ट करूंगा, मैं गूगल से देख लूंगा, कुछ लाइब्रेरी से कुछ और बुक्स ले लूंगा, उनसे डाटा ले लूंगा, फिर ज्यादा अच्छा पढ़ूंगा। मतलब जब मेरे इतने नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे ऑब्वियस है कि फिर मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, अब ये सर आप डिसाइड कर रहे हो तो मैंने ये गोल अचीव कैसे करना है। यानी आपने 3.90 सीजीपीए लेके आना है, तो हमने कहा इसके लिए काम कैसे करना पड़ेगा। आप वो वे डिसाइड कर रहे हो जी मैं एक्स्ट्रा भी पढ़ लूंगा बाज दफा। फिर आप कह रहे हो नहीं अब मैं पूरा हफ्ता पढ़ूंगा या दिन हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पढ़ूंगा, ये भी आपने देखना है। हमने कहा नहीं जी चले ठीक है मैं ना हफ्ते में 5 दिन पढ़ूंगा और 2 दिन ही पढ़ा करूंगा और फिर मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। फिर आपने देखा जी ठीक है 5 दिन तो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन हो सकता है कि मुझे इन 5 दिनों में जब मैंने डिसाइड किया है कि मैं मंडे टू फ्राइडे पढ़ूंगा, मुझे कोई जरूरी काम याद आ जाए। मतलब मुझे कहीं सपोज आपने कहा जी नहीं नहीं अगले माह तो मेरे कजन की शादी है तो तब तो मैं इन 5 दिनों में नहीं पढ़ पाऊंगा। फिर आपने वो भी कंसिडर करना है जी फिर वो 5 दिन जो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा वो कहाँ पे मैं करूंगा, क्या मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, क्या मुझे सैटरडे संडे भी पढ़ना पड़ेगा। यानी आप तमाम पॉसिबिलिटीज को देखते हो, तमाम चीजों को एनालाइज करते हो और फिर अपने एक्शन डिसाइड करते हो जी हम अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे। और ये सारा काम आप बेसिकली एडवांस में कर रहे हो, तो अभी आपने काम स्टार्ट नहीं किया, काम अभी आपने पढ़ना शुरू नहीं किया, अभी सिर्फ आप डिसाइड ही कर रहे हो। तो प्लानिंग बेसिकली क्या है कि आप डिसाइड करते हो कि आपके गोल्स क्या है, उन गोल्स को कैसे अचीव करना है, क्या एक्शंस लिए जाएंगे, वो सारा आप प्रॉपर्ली डिसाइड कर रहे होते हो। कैसे डिसाइड बेसिकली करते हैं, आप क्या करते हो आप अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज करते हो। करंटली हम कहाँ है, सपोज अगर कंपनी कह रही है कि मैंने अपनी सेल अगले माह में 10,000 यूनिट इंक्रीज करनी है। सपोज अगर अभी हम 10,000 पेयर ऑफ शूज बेचते हैं तो अगले माह में मैंने 20,000 बेचने हैं। अब ये उसकी अभी करंटली वो कितने बेच रहे हैं, 10,000। अब पहली बात ये कि क्या आगे जिसने फर्दर हमने कहा 10,000 और बेचना चाह रही है, उसके लिए पहले तो उसने एनालाइज करने पड़ेगा। करंट सिचुएशन तो उसने देख ली कि जी अभी मार्केट में बड़ी अच्छी डिमांड चल रही है, लोग मेरे शूज खरीदेंगे भी। लेकिन हमने कहा सिर्फ करंट सिचुएशन को देखना काफी नहीं होता, आपको सम टाइम फ्यूचर को एनालाइज भी करना जरूरी होता है। हो सकता है कि जैसे हमने कहा अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है तो हमने कहा 10 दिन बाद लॉकडाउन लग जाए, लोगों के पास पैसे ही ना हो आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो हमने कहा इस चीज को भी वो एनालाइज करेगा। हो सकता है कि 10 दिन बाद मार्केट में कोई नया ट्रेंड आ जाए, नए तरह का शूज आ जाए, तो फिर लोग आपके प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, तो हमने कहा ये फ्यूचर के बारे में वो देखता है। अब कंपनी ने ये तो कह दिया जी, अब कंपनी ये भी डिसाइड साथ में करेगी कि किस टाइप की एक्टिविटी करनी है। सपोज अब उसने कहा मैंने शूज तो बेचने हैं, क्या शूज बेचने, क्या सेम प्राइस में ही मेरे जो सेल है इंक्रीज कर जाएगी या मुझे प्राइस कम करनी पड़ेगी। सम टाइम हमने कहा हो सकता है कंपनी कहेगी मैं डिस्काउंट ऑफर कर दूंगी, फिर लोग मेरे शूज ज्यादा खरीदेंगे। तो ये बेसिकली वेज है ना जिनके थ्रू अपनी सेल इंक्रीज कर सकते हैं, या एक्टिविटीज है जिनमें एंगेज होकर जिनको यूज करके कंपनी अपनी सेल इंक्रीज कर सकती है। इसके अलावा कंपनीज क्या करती है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना लेती हैं। उनमें कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज भी आ जाती हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी भी आ जाती हैं। बीबीए वाले बताएंगे कि कॉर्पोरेट और बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। आप लोगों ने बच्चे पहले ये वर्ड सुना हुआ है बीएस वालों ने, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी या बिजनेस स्ट्रेटजी? नो मैम। चलिए जी अभी देखिए बीबीए वाले बताएंगे। चलिए जी वजीहा बताएंगी जी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होता है। होप तो हमने पढ़ा हुआ है, वजीहा याद हो आपको? जी अमन मैम आमिर ये जब आंसर आती हैं तो इनके माइक पढ़ा हुआ है सर लेकिन पे याद कर देते नहीं हैं। है। याद नहीं है कभी तो कह दिया करो मैम हमें याद भी है। मिस तब से बता रही हूँ मैं तो। अच्छा बच्चे, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बेसिकली क्या होता है कि आप किस इंडस्ट्री में जा रहे हो,
सपोज अगर हमने कहा कि हमने कपड़ा बेचना है, तो क्या बेसिकली क्या है, हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जा रहे हैं। उस इंडस्ट्री में जाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, वो सारा कुछ डिसाइड करना, उसे हम कहते हैं कि हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। बिजनेस स्ट्रेटेजी में बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जो हमारे कंपेटिटर होंगे, ऑब्वियसली सिर्फ आप ही वो वहां शख्स नहीं होंगे जो कपड़ा बेच रहा होगा, आपके कंपेटिटर्स भी वहां पे होंगे ना, उनके साथ कैसे डील करना है, यानी आपकी प्रोडक्ट आपके कंपेटिटर की प्रोडक्ट से डिफरेंट कैसे होगी। आप कपड़ा बेच रहे हो, आपके कंपेटिटर भी कपड़ा बेच रहे हैं, क्या डिफरेंस होगा दोनों में। ठीक है, आप कहोगे नहीं जी मैं तो प्राइस कम करके बेचूंगा, मैं अपनी प्रोडक्ट में नई क्वालिटी, या मेरा कपड़ा ना उससे डिफरेंट ये होगा कि मैं नए कलर्स यूज कर लूंगा, तो डिफरेंट टाइप का यूनिक डिजाइन यूज करूंगा इस वजह से। तो ये सारा कुछ आपने डिसाइड करना होता है। जब प्लानिंग कर रहे होते हैं तो ये भी दोनों चीजें देखनी पड़ती है कि मैं सिर्फ अपना ही नहीं देखा, मैं अपने कंपेटिटर के साथ कैसे उससे आगे निकलना है, ये भी डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अब ये चीजें आपने डिसाइड कर ली, आपने करंट सिचुएशन को भी देख लिया, आपने फ्यूचर को भी एनालाइज कर लिया। अब अगला काम क्या होता है, आप ये भी डिसाइड कर लो कि ये जो गोल मैंने बना लिया है और मैंने अपनी एक्टिविटी बता दी कि मैं ये काम करूंगा, जैसे कंपनी ने कहा मैं डिस्काउंट दे दूंगी, बाज़ दफा सेल लगा देंगे ताकि मेरी सेल इंक्रीज हो जाए ना, लोग ज्यादा चीजें खरीदें। अब इन सारे कामों को करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज कौन से रिक्वायर्ड है, कितने पैसे रिक्वायर्ड होंगे, यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने रिक्वायर्ड है, किस किस्म के लोग चाहिए होंगे, कितने ह्यूमंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब हमने कहा टेक्निकल रिसोर्सेज कितने चाहिए होंगे, इंफॉर्मेशन किस टाइप की रिक्वायर्ड होगी, ये सारी चीजें आप प्लानिंग में डिसाइड करते हो कि हमें रिसोर्सेज कौन कौन से रिक्वायर्ड है, वो भी यहीं पे डिसाइड कर लेना। ठीक है, तो प्लानिंग में बेसिकली हमने कहा अगर जब प्लानिंग प्रोसेस पूरा परफॉर्म करते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी आ जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी। स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या होती है, हमने कहा स्ट्रेटेजी होती है कि वे किसी भी काम करने का तरीका क्या है, एक्शंस क्या परफॉर्म करेंगे। तो प्लानिंग में आप वो पूरा डिसाइड करते हो जी हमने काम कैसे करना है और काम करना क्या, और काम के थ्रू हमने अचीव क्या करना है, वो आप सब कुछ यहाँ पे डिसाइड कर रहे होते हो बेसिकली। क्लियर हो गया? प्लानिंग में किसी को कोई इशू? नहीं मिस, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जो मैनेजमेंट में दूसरा फंक्शन होता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में हमने डिसाइड कर लिया हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, ऑर्गेनाइजिंग में वो सारे रिसोर्स आपने इकट्ठे करने हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज है, जितनी भी टाइप के रिसोर्सेज जो आपको आपका गोल अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे वो आप इकट्ठे करोगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी, मैंने आपको बताया कि आपने कहा कि मैंने तो बड़ा अच्छा पढ़ना है, इस दफा पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, मुझे गूगल से भी डाटा रिक्वायर्ड है, मैं लाइब्रेरी से भी बुक भी इशू कराऊंगा, मैं दिन में 3 घंटे पढ़ूंगा अभी। तो हमने कहा अब आपने ये सारा कुछ इकट्ठा करना है, आप लाइब्रेरी से बुक इशू करा लो जी, गूगल से भी डाटा कलेक्ट कर लो, और डेली बेसिस पे आप 2 से 3 घंटे हमने कहा लगाओ भी और पढ़ना भी स्टार्ट कर दो। अब आपने सारे रिसोर्सेज को अरेंज कर लिया, उनको कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में ना हम एक और चीज भी कर रहे होते हैं, हम ये भी बता रहे होते हैं कि कौन सा शख्स क्या काम परफॉर्म करेगा। ह्यूमन रिसोर्स की बात किया ना कि ह्यूमंस भी चाहिए, आप कौन सा शख्स क्या काम परफॉर्म करेगा, हम ग्रुप में काम करेंगे या इंडिविजुअल बेसिस पे काम करेंगे, आप वो भी बता रहे होते हो अपने एम्प्लॉयज को। इसमें बेसिकली वो भी डिसाइड कर रहे होते हैं कौन सा शख्स किसको रिपोर्ट करेगा, कि अगर कोई उसे प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इशू समझ नहीं आ रहा, तो वो किसे बताएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप सब कुछ बता रहे होते हो। ऑर्गेनाइजिंग में जो हमारे पास बनता है ना, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बन जाता है। स्ट्रक्चर मैंने कल भी आपको बताया था कि कौन सा शख्स टॉप पे बैठा होगा, कौन सा शख्स उसके नीचे काम कर रहा होगा, कौन उससे फर्दर नीचे काम कर रहा होगा, ये सारा बेसिकली हम इसमें बता रहे होते हैं जी। कौन कितना काम करेगा, क्या काम करेगा, किसको बताएगा, किसे रिपोर्ट करेगा, वो आपने ऑर्गेनाइजिंग में करना है। और इसमें एक और काम करना है, हमने रिसोर्सेज भी सारे कलेक्ट कर लेने हैं। क्लियर हो गया ऑर्गेनाइजिंग का? नेक्स्ट है हमारे पास लीडिंग का। हमने कहा ये थर्ड स्टेप होता है मैनेजमेंट में। लीडिंग का बेसिकली पर्पस क्या होता है, जो आपके लोग हैं उनको मोटिवेट करो। मोटिवेट किस चीज के लिए करना है, हमने कहा हमने काम प्लान भी अच्छा बना लिया, हमने लोग भी हायर कर लिए। अब लोग हो सकते हैं वो काम सही ना करें या वो इतना मोटिवेटेड ही ना हो, उनका दिल ही ना करे काम करने को, तो लीडिंग में आप उन्हें मोटिवेट करते हो, आप अपने एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो, आप ग्रुप में भी कम्युनिकेशन कर सकते हो, इंडिविजुअल बेसिस पे भी उन्हें मोटिवेट कर सकते हो, डेली बेसिस पे उन पे कांटेक्ट रखते हो, उनको गाइड करते हो, उन्हें हेल्प आउट करते हो। अगर कहीं उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उन्हें भी दूर करने की कोशिश करते हो। जो लीडिंग होती है ये आप लीडर्स, आप टीम का भी कोई लीडर बना सकते हो, डिपार्टमेंट वाइज भी बना सकते हो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भी लीडर होता है बेसिकली।
क्या पर्पस होता है लीडिंग का? कि लोगों में मोटिवेशन को इंक्रीज करना, लोग कमिटेड हो काम करने के लिए। सपोज जब आप लोग स्टडी नहीं करते, प्रॉपर पढ़ते नहीं है, तो टीचर से डांट भी पड़ती है। टीचर आपको क्या कहते हैं जी, अगर अच्छा पढ़ोगे ऑब्वियसली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। जिस दिन आपको थोड़ी मोटिवेशनल स्पीच दे दी जाए उस दिन आप थोड़ा अच्छा पढ़ लेते हो। तो बेसिकली जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। लीडर्स भी फिर उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप काम अच्छा करोगे, कंपनी गोल अचीव करेगी। जब कंपनी गोल अचीव करेगी ऑब्वियसली आप लोगों को बोनसेस मिलेंगे। तो लीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हमने प्लान भी बना दिए, हमने रिसोर्सेज भी इकट्ठे कर दिए, लोगों को ड्यूटीज भी असाइन कर दी, लोगों को मोटिवेट भी कर दिया। हमने कहा क्या जब तक ये सारे काम कर देंगे हमारे रिजल्ट अचीव हो जाएंगे? ऑब्वियसली अचीव नहीं होंगे जब तक कि हम उन पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे। जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि काम वैसे ही हो रहा है जैसे हमने प्लान आउट किया था। सम टाइम मैनेजर कहते थे हमने प्लान बड़ा अच्छा बनाया, हमने बड़ा अच्छा स्टाफ भी रख लिया, लोग भी बड़े अच्छे हैं, लोगों को मोटिवेटेड भी बड़े हैं, लेकिन काम वैसे नहीं हो रहा जो हमने डिसाइड किया था। सपोज हम ये चाह रहे थे कि हमारी सेल इंक्रीज कर जाए, लेकिन हमारी सेल इंक्रीज नहीं हो रही। हमने प्लानिंग भी कर लिया है, रिसोर्सेज भी लगा लिए हैं, मोटिवेट भी कर दिया लोगों को। इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी जो उनका पूरा प्रोसेस होता है उसको चेक नहीं कर रहे होते। वो ये नहीं देख रहे होते कि हमारा जो हमने प्लानिंग की थी क्या वो एक्चुअल में हमारे गोल के साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये हमने कहा कंट्रोलिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अगर आप ये चेक नहीं करोगे कि आपके गोल्स आपके एक्चुअल जो रिजल्ट आए हैं उनके साथ मैच आउट कर रहे हैं, उनमें डिफरेंस तो नहीं आ रहा, तो जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा तब तक आप फर्दर मूव नहीं कर सकोगे, बल्कि आप सक्सेस अचीव नहीं कर सकोगे। इसके लिए हम बेसिकली कंट्रोलिंग में करते हैं, आप स्टैंडर्ड बना देते हो, स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं जी, और उन स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच आउट करके देख लेते हो और देख लेते हैं कि अगर तो हमारे आउटकम जो है, जो हमारा रिजल्ट है, हमारे गोल्स हैं, अचीव हो रहे हैं, काम वैसे ही हो रहा है जैसे हमने प्लान किया था, इसका मतलब है आपकी प्लानिंग बड़ी अच्छी थी। अगर गोल वैसे अचीव नहीं हो रहे जैसे हमने प्लान आउट किया था, इसका मतलब है हमें प्लान चेंज करने की जरूरत है, हमें लोग चेंज करने की जरूरत है, ऑर्गेनाइज जो किया हो सकता है हमने वो सही ना किया हो। बेसिकली कंट्रोलिंग आपको हेल्प आउट करता है कि आपको किस जगह पे क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। ठीक है, ये आपकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा होता है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बेसिकली बता रहा होता है। इसके डिफरेंट वेज होते हैं कंट्रोल करने के। आप नॉर्मली बजट के थ्रू मेजर कर लेते हैं, आप कोस्ट का मेथड अडॉप्ट कर लेते हो जी, कोस्ट इतनी आनी चाहिए थी प्रोडक्ट को बनाने की, हमारी कम आई है तो क्यों कम आई, उसके बेस डिसाइड कर लेते हो। ये सारे बेस आप यूज करके अपने प्रोसेस को बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट इफेक्टिवली कर रहे होते हो। ये बेसिकली मैनेजमेंट का प्रोसेस था जो मैनेजर यूज करते हैं एफिशिएंट और इफेक्टिव बनने के लिए। वो प्लान आउट करते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, वो लीड करते हैं और एट द एंड वो कंट्रोल करके अपने प्लान या गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गया बच्चे? मैनेजमेंट के फंक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम या इशू? मैम ये अभी कोई बोल नहीं रहा, कल जब आपने सुना तब किसी का माइक नहीं होना। कंट्रोलिंग में बेसिकली क्या है कि हमने प्लान भी बड़े अच्छे बना लिए, हमने लोग भी बड़े अच्छे रख लिए, लीडर्स भी बड़े अच्छे हैं जो मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को, लेकिन हमने कहा कि यहाँ तक बात खत्म नहीं हो जाती। आप लीडर्स भी रख लो, ये इस बात की गारंटी नहीं होती कि आप रिजल्ट अचीव कर लोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप मैच आउट करो, आप देखो कि जो गोल्स हमने बनाए थे क्या जो एक्चुअल में काम हम कर रहे हैं दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मैंने आपको कल का एग्जाम्पल दी थी कि आप लोग पार्टी करना चाह रहे हो, जिसको पैसे दिए थे वो लेके भाग गया, कब पता चला जी? जब आपने मैच आउट किया जी ये बंदा तो सही नहीं था। तो सेम कंपनीज भी ऐसी करती हैं, वो अपने प्लान्स को देखती हैं और जो उनके रिजल्ट आ रहे होते हैं उन दोनों को मैच आउट करके देखती हैं कि क्या सेम रिजल्ट आ रहा है जैसा हमने डिसाइड किया था। अगर नहीं आ रहा, चेंजेस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, रिजल्ट तो बहुत डिफर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें अपना प्लान चेंज करने की जरूरत है, हमें लोग चेंज करने की हो सकता है जरूरत आ जाए, या हो सकता है जो हमने गोल सेट किए हैं बहुत ज्यादा हाई गोल सेट कर दिए हैं, एक्चुअल में तो वो अचीव ही नहीं हो सकते। तो कंट्रोल में बेसिकली आपने ये चेक करना होता है कि आपका जो एक्चुअल रिजल्ट है क्या वो गोल के साथ सेम आ रहा है या उनमें डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है तो कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, उसे चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। तो वो बेसिकली हम यहाँ पे ये चेक कर रहे होते हैं। और हमने कहा कंट्रोलिंग के बगैर, कंट्रोल के बगैर कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो सकती। क्लियर हो गया? कुछ बुक्स में आपको मैनेजमेंट के 5 फंक्शन मिलेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। वो क्या करते हैं? वो ऑर्गेनाइजिंग मैंने आपको कहा था रिसोर्स इकट्ठे करना, और हम लोगों की ड्यूटियां भी असाइन कर देते हैं, लोग भी हायर कर लेते हैं किसने क्या काम करना है।
वो क्या करते हैं, वो स्टाफिंग के फंक्शन को सेपरेट कर देते हैं। वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, सिर्फ रिसोर्स इकट्ठे करते हैं और जो लोगों को हायर करने का काम है ना उसका सेपरेट से फंक्शन बना देते हैं, वो उसको स्टाफिंग का नाम दे देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ लोग हायर करेंगे जो हमें अपने काम परफॉर्म करने के लिए चाहिए। और बात का बुक्स में क्या है कि उन्होंने स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग को एक ही फंक्शन बना दिया। तो इससे परेशानी होना जी, बात बुक्स में 5 फंक्शन मेंशन है और बाद में 4 फंक्शन, बेसिकली 5 ही हैं। कुछ लोगों ने स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग को मर्ज करके एक ही फंक्शन बना दिया। वो स्टाफिंग